कॉल किया कि उसने सिप खुलवानी है 10,000 रुपए की अपने न्यूबॉर्न बच्चे के लिए। तो उसने पूछा कि उसे कौन सी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और जब उसका न्यूबॉर्न 20 साल का हो जाएगा तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा। तो मैं उसे म्यूचुअल फंड एक्सप्लेन करने लग गया। इस पर उसने मुझसे काफी क्वेश्चंस पूछे कि 20 साल में रिटर्न कितना होगा, अगर उतने पैसे मुझे नहीं मिले तो, अगर मैं पैसे निकालूं और उस वक्त मार्केट डाउन हुई तो क्या होगा, पैसे निकालने पर टैक्स कितना लगेगा एंड सो ऑन। मुझे लगता है कि ये सवाल आपके भी मन में होंगे, तो मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करूंगा, तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद सिप के रिगार्डिंग आपके मन में कोई डाउट नहीं आएगा। आई नो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगी। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, ये मैसेज देना जरूरी है कि ये वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, लेकिन ये मेरी लर्निंग्स है जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, म्यूचुअल फंड्स हैं क्या और कौन कौन से हैं? तो म्यूचुअल फंड का बेसिक मतलब है कि काफी सारे लोग मिलकर एक प्रोफेशनल को पैसे देंगे और वो प्रोफेशनल अपनी समझ से कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करेगा और जितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब में उसी रेशो में बांट दिया जाएगा जिस हिसाब से हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड एंड पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स वो हैं जिनमें प्रोफेशनल्स एक्टिवली हर रोज अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं नई नई कंपनीज के शेयर्स ढूंढने के लिए, और पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स वो हैं जिनमें पहले से कोई रूल सेट है कि किस तरीके से पैसे लगेंगे और इसकी वजह से प्रोफेशनल्स को अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जिसकी वजह से प्रोफेशनल्स इन फंड्स के लिए कम पैसे चार्ज करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एक एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है जो हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा, TCS जैसी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। अगर हम इसमें फंड मैनेजमेंट में जाते हैं तो संकरन नरेन, अश्विन जैन और उनकी टीम हमारे पैसों को इन्वेस्ट करेगी, और अगर हम एक्सपेंस रेशो को देखें तो वो 0.79% है, यानी इसके लिए ये मैनेजमेंट हमसे 0.79% फीस चार्ज करेगी हर साल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंड की। ये है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि एक पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है, यानी एक रूल के अकॉर्डिंग इसमें पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। और इस पर्टिकुलर केस में रूल ये है कि पैसे फंड मैनेजमेंट हमेशा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ही लगाएगा, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। इसमें पिछले फंड के कंपैरेटिवली एक्सपेंस रेशो कम है 0.17%, और इन फंड्स को हम इंडेक्स फंड्स कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि रवि प्रकाश शर्मा इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। एक ही फंड मैनेजर है क्योंकि इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। जैसे जैसे टॉप 50 कंपनीज की मार्केट कैप चेंज होती रहेगी, ये पैसे उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट करते रहेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि सिप है क्या? तो सिप का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक बार हमने किसी म्यूचुअल फंड में सिप स्टार्ट कर ली तो हर महीने पैसे उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जाते रहेंगे। हमें कोई अपना दिमाग यूज नहीं करना पड़ेगा, कोई ब्रेन साइकिल्स यूज नहीं होंगी, अपनी लाइफ हम एंजॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है और किसमें कितने परसेंटेज रिटर्न मिलता है? ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं अपनी प्रेफरेंस की बात करूं तो मुझे इंडेक्स फंड्स पसंद है, जैसे कि ऊपर वाला SBI निफ्टी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो इसके 3 रीजन है। रीजन 1, मैंने जॉन बॉगल जिन्होंने इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट दिया था, उनकी मैंने काफी बुक्स पढ़ी हैं, उनके इंटरव्यूज देखे हैं, तो उनकी थ्योरी से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। तो उनका कहना यह था कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर करेगा वो हम कह नहीं सकते, और काफी म्यूचुअल फंड्स बीच में बंद हो जाते हैं या किसी और म्यूचुअल फंड में मर्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए क्यों हमें होशियारी मानी, चुपचाप से उतने परसेंटेज का रिटर्न ले लो जिससे आपके देश की टॉप कंपनीज ग्रो हो रही है। सेकेंड रीजन मेरा म्यूचुअल फंड को पसंद करने का ये है कि वॉरेन बफेट ने प्रोटेजे पार्टनर्स नाम के म्यूचुअल फंड के साथ 7 करोड़ रुपए की शर्त लगाई थी कि लॉन्ग रन में एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते, और इसके लिए प्रोटेजे पार्टनर्स ने अपने टॉप
5 म्यूचुअल फंड चूज करे थे और उनमें से एक भी म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से बेटर नहीं कर पाया। तो जब दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर बोल रहा है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो, तो हम उनके खिलाफ क्यों जाएं? अब थर्ड रीजन मेरा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को पसंद करने का ये है कि वॉरेन बफेट ने 2 रूल्स दिए हैं इन्वेस्टिंग के। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी, और रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो इन शॉर्ट, वोलेटिलिटी की वजह से पैसे कम या ज्यादा तो होंगे, लेकिन परमानेंटली कभी हमारे पैसे जीरो नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में वैलिड होंगे, क्योंकि अगर हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज ही फ्लॉप हो गई, तो वैसे तो कोई और कंपनीज उन्हें रिप्लेस कर देगी, लेकिन उसका मतलब ये भी होगा कि कुछ ना कुछ बड़ा ही क्राइसिस चल रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो सब कुछ बर्बाद ही हो रहा है। तो पैसे तो फिर किसी भी जगह सेफ नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम और इंडेक्स फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जॉन बॉगल की बुक द लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग जरूर पढ़ें। अगर आप ये फ्री में पढ़ना या सुनना चाहते हैं, तो गूगल एप्लीकेशन में ये बुक फ्री में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मेरे पास सिप को कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं हुए तो मैं क्या करूंगा? तो जवाब ये है कि कुछ नहीं होगा। ये इन्वेस्टमेंट है, कोई बैंक की EMI नहीं कि हम पर केस कर दिया जाएगा। अब जब चाहे सिप बंद करवाओ, सिप स्टार्ट करो, 2-2 सिप चलाओ, 4 सिप स्टार्ट करो, या एक साथ ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दो किसी एक म्यूचुअल फंड में, और जब चाहे पैसे निकाल लो। तो सिप से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हमें कितना रिटर्न मिलेगा? और अगर ये रिटर्न उतना नहीं आया तो पास्ट में ये देखा गया है कि ऑन एन एवरेज हमें 15% का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन आप पूछोगे कि इसकी गारंटी क्या है? तो कोई गारंटी नहीं है। तो लॉजिक ये है कि 15% अगर नहीं, लेकिन फिर भी बैंक से ज्यादा तो हमें रिटर्न मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर बैंक में ज्यादा परसेंटेज रिटर्न मिल रहा होगा तो कोई भी बिजनेसमैन अपनी कंपनी क्यों चलाएगा? वो फिर बैंक में ही पैसे डाल के अपने पैसे ग्रो ना कर लें। इसलिए इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एवरेज रिटर्न 15% ना सही, लेकिन बैंक से तो ज्यादा ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, जो हर कमेंट में मुझसे पूछा जाता है कि जब मैं पैसे निकालूं और उस वक्त मार्केट डाउन हुई तो इसका जवाब ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें वेट ही करना पड़ेगा, और हो सकता है कि अगले 5 साल तक वेट करना पड़े, क्योंकि अगर हमने डाउन मार्केट में पैसे निकाल लिए फिर तो वो पेपर लॉस रियल लॉस बन जाएगा। इसलिए सारे इन्वेस्टर्स रेकमेंड करते हैं कि वो वाला अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट मत करो जो लॉन्ग टर्म में हमें चाहिए। इसलिए 10 साल तो मिनिमम हमारा इन्वेस्टिंग पीरियड होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए? और अगर ये प्लेटफॉर्म हमारे पैसे चुरा के ले गया तो इसका जवाब है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हम यूज कर सकते हैं, बस वो सेबी से रेगुलेटेड होना चाहिए। हम चाहें तो डायरेक्ट बैंक में जाकर उन्हें बोल सकते हैं कि हमें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल SBI में जाकर हम बोल सकते हैं कि हमें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करना है, और एक सिंपल फॉर्म भर के हम अपनी सिप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो मैं ग्रो यूज करता हूँ, इनका UI अच्छा है, और ये म्यूचुअल फंड के लिए अभी कुछ पैसे चार्ज नहीं कर रहे। फिर भी अगर हमें डाउट है कि जिस प्लेटफॉर्म में हम म्यूचुअल फंड की सिप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या वो पैसे उस प्लेटफॉर्म के पास ही तो नहीं रह गए, या फिर वो एक्चुअल में उन पैसों को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो लेट्स से कि हम SBI का निफ्टी 50 डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ग्रो एप्लीकेशन से स्टार्ट करवाते हैं, तो हम SBI बैंक में जाकर अपना फोलियो नंबर दिखा सकते हैं और उन्हें पूछ सकते हैं कि हमारी कौन सी सिप चल रही है, और उसमें उनके पास कितने पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं हर महीने। तो जिन्हें नहीं पता, जब हमारी सिप स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद हमारी ईमेल आईडी पर एक PDF मिलती है जिसमें फोलियो नंबर दिया जाता है, और ये PDF उस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक से आती है जिसकी म्यूचुअल फंड स्कीम हमने ले रखी है। तो यही फोलियो नंबर हम बैंक में जाकर कंफर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैं सिप ही क्यों करूं? एक ही बार में पैसे इन्वेस्ट क्यों ना कर दूं? ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे बार बार कमेंट से ईमेल्स आती हैं कि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं इन्वेस्ट कर दूं SBI निफ्टी 50 में एक साथ? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में
अगर हम एक पीक देखें तो 4 जनवरी 2008 में निफ्टी की वैल्यू थी 6274.30 और एग्जैक्टली 10 साल के बाद 5 जनवरी 2018 में निफ्टी की वैल्यू थी 10558.85। यानी हर 6274 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए थे तो वो अप्रोक्सीमेटली 10,558 रुपए में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब जरा देखें इसका CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना बना। तो हम कोई भी ऑनलाइन कैलकुलेटर उठा सकते हैं इसे कैलकुलेट करने के लिए। लेट्स से हम रो का ही कैलकुलेटर उठा लेते हैं और उसमें वैल्यूज डालते हैं। तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 6274 की और फाइनली ये अमाउंट बना 10558 का और ये सब हुआ 10 साल में, यानी ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 10 इयर्स। तो उसका रिजल्ट आ गया 5.34%। अब हम में से कई लोग बोलेंगे ये क्या बकवास है यार, 15% का रिटर्न तो आया ही नहीं, 5.3% बना। इससे अच्छा तो मैं बैंक में FD ही स्टार्ट कर देता और वो ठीक भी है। इसलिए जब हम लमसम अमाउंट डालते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उस वक्त मार्केट ओवर वैल्यूड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि PE रेशो, डिविडेंड यील्ड, बियर रेशो एक्सेट्रा। इसे पीने वाली बियर मत समझना। एनीवेज ऑन अ सीरियस नोट, इन सब में से सबसे पावरफुल मेथड जो है वो है बफेट इंडिकेटर। और जैसे कि नाम से पता चलता है ये वॉरेन बफेट ने दिया। तो ये इंडिकेटर कहता है कि बस मार्केट कैप और GDP का रेशो ले लो और वो देखो कितना आया। तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इंडिया के केस में अगर ये रेशो 0.5 से लेकर 0.75 तक आता है तो मार्केट अंडर वैल्यूड है, यानी हम मार्केट में लमसम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और एवरेज से ज्यादा का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये रेशो 0.75 से 0.9 के बीच में आता है तो मार्केट फेयर वैल्यूड है, यानी जितना रिटर्न होना चाहिए हमें उतना ही मिलेगा और इस वक्त में भी हम एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन हमें रिटर्न एवरेज मिलेगा। और अगर ये रेशो 0.9 से अबव है तो इसका मतलब है रेड फ्लैग, यानी मार्केट ओवर वैल्यूड है और एक साथ पैसे इन्वेस्ट मत करो। अब देखते हैं जरा 4 जनवरी 2008 को ये बफेट इंडिकेटर क्या कह रहा था। तो ऑनलाइन मुझे ये वेबसाइट मिली gurufocus.com। यहाँ पर दोनों वैल्यूज दी गई हैं, मार्केट कैप भी और GDP भी। इसमें एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं है लेकिन आसपास की डेट्स हैं, तो मार्केट उतनी चेंज नहीं हुई थी। तो हम 20 जनवरी 2008 में देखते हैं कि उस वक्त इंडियन GDP अप्रोक्सीमेटली 49870.90 बिलियन रुपीस थी, जबकि मार्केट कैप 61906.10 बिलियन रुपीस था। तो अब अगर मार्केट कैप टू GDP रेशो लेते हैं तो ये नंबर बनता है 61906.1 डिवाइडेड बाय 49870.90 इज इक्वल टू 1.24, जो कि 0.9 से ज्यादा है। ऑब्वियसली ये ओवर वैल्यूड मार्केट थी और इस टाइम एक साथ पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए और यही रीजन है कि पिछले एग्जाम्पल में हमें 5.3% का रिटर्न मिला 15% के बजाय। तो अब आप में से जो लोग ये देखना चाहते हैं कि अभी मार्केट का स्टेटस क्या है, तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 नवंबर 2011 में और इस वक्त मार्केट कैप है 226,109 बिलियन रुपीस और GDP है 190,540 बिलियन रुपीस। तो मार्केट कैप और GDP का रेशो बना 226,109 डिवाइडेड बाय 190,540 इज इक्वल टू 1.18। तो मार्केट आज भी ओवर वैल्यूड है और एक साथ पैसे निफ्टी में लगाना लॉजिकल स्टेप नहीं रहेगा। और हाँ, जो हम में से सारे लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट क्योंकि इंक्रीज हो भी रही है जिसकी वजह से उन्हें रिटर्न भी मिल रहा होगा, तो कुछ टाइम के बाद जरूर मार्केट की करेक्शन होगी, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगी। तो जरा थोड़ा सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या ये बेटर नहीं होगा कि हम सिप के बजाय हमेशा जब मार्केट अंडर वैल्यूड हो तभी इन्वेस्ट करें, क्योंकि ओवर वैल्यूड मार्केट के टाइम तो सिप की इंस्टॉलमेंट भी हमें नहीं देनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है कि जब हम सिप में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम पीक में भी, यानी जब मार्केट ओवर वैल्यूड होती है तब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और बॉटम में, यानी मार्केट जब अंडर वैल्यूड होती है तब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं।
और 10-20 साल तक जब हम सिप में इन्वेस्ट करे होते हैं तो ऑन एन एवरेज एक ओवर वैल्यूड और एक अंडर वैल्यूड वाली पीक निकल गई होती है। इसलिए हमें एवरेज रिटर्न 12 से 15% तक का मिल जाता है। अब कई लोग सोचते हैं कि जब मार्केट अंडर वैल्यूड है तभी हम पैसे डालें और ओवर वैल्यूड मार्केट में निकाल के उसे एफडी में डाल दें। तो ये मेथड भी बहुत से लोग करते हैं और रिटर्न भी उन्हें अच्छा मिलता है, लेकिन इसमें हमें फिर एक्टिव रहना पड़ता है। हर रोज मार्केट चेक करनी पड़ेगी कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। और अभी तो सब बोल देंगे कि हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन जब 10, 50, 300 दिन हो जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। जो लोग लाइफ में मजा लेना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते उनके लिए सिप ही बेटर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या मैं सिप और वन टाइम पेमेंट दोनों एक साथ कर सकता हूँ? आंसर, हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक सिप चला सकते हैं, 2 सिप चला सकते हैं, 2 से ज्यादा सिप चला सकते हैं। कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो आप सोच सकते हैं उसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैंने सिप में पैसे इन्वेस्ट किए थे और मेरे पैसे तो कम हो रहे हैं, ये क्या बकवास है? ओके, तो इसे हम कहते हैं वोलेटिलिटी, यानी लोग अपने शेयर्स को बेचकर या खरीदकर शेयर का प्राइस कम या ज्यादा करते रहते हैं। तो इसका रियल एग्जांपल ले लेते हैं, निफ्टी का रियल डेटा लेकर। तो इसमें सिर्फ 3 कॉलम है, सिप डेट यानी जब हम पैसे इन्वेस्ट करे हैं, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टेड अमाउंट यानी अभी तक हमने कितने पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं, और मार्केट वैल्यू यानी हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़कर या कम होकर कितनी हो चुकी है। तो 1/1/2001 को हमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और उनकी मार्केट वैल्यू थी 10,000 रुपए। और एक महीने के बाद यानी 1/2/2001 में हमने 10,000 रुपए और इन्वेस्ट किए, यानी टोटल हमने इन्वेस्ट कर दी 20,000 रुपए और इनकी मार्केट वैल्यू होगी 20,836 रुपए। तो इस वक्त हम खुश होंगे कि चलो कुछ पैसे तो बने। लेकिन अगर आप 2/4/2001 को देखोगे तो आपके 40,000 रुपए 35,828 रुपए में कन्वर्ट हो चुके हैं। 2/7/2001 को देखोगे तो आपके 70,000 64,220 में कन्वर्ट हो गए। और ये है वोलेटिलिटी, और इसी की वजह से सिर्फ हम कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं कि ये लॉस है, जबकि लॉस तभी होगा जब हम पैसे निकालेंगे। और 80 में इसके एक रो तो एक महीना है। एक महीने में भी हर रोज आप अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहोगे और वो कम ज्यादा होता रहेगा, इसलिए हम निराश होते रहेंगे। और ये 2 साल तक चलेगा। 2/6/2003 तक आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और इसकी मार्केट वैल्यू है 2911071। लेकिन 1/11/2004 में आपके 4,70,000 की वैल्यू 7,32,247 रुपए हो चुकी। इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20 साल के बाद, तो 1/1/2021 तक आप 24,10,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके हो और इसकी वैल्यू हो चुकी है 1,27,49,334 रुपीज। और अगर हम इस वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल नहीं हैं तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक और चीज अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमें फायदा तब होता है जब मार्केट अंडर वैल्यूड होती है यानी डाउन होती है, और उस वक्त जब हम सिप में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ज्यादा NAVs मिलते हैं। तो एक चीज तो हम कर सकते हैं कि जब मार्केट डाउन है उस वक्त हम सिप तो चलने दें, लेकिन साथ में कुछ ज्यादा यूनिट्स खरीद लें निफ्टी 50 के, थोड़ी लमसम पेमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे पैसे कितने हो जाएंगे अगर हम 10,000 रुपए की सिप स्टार्ट कर लेते हैं? तो अगेन डिपेंड करता है कि आप पैसे कब विड्रॉ करते हो। अगर आप ओवर वैल्यूड मार्केट में पैसे निकालोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलेगा, अंडर वैल्यूड मार्केट में पैसे निकालोगे तो रिटर्न कम मिलेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज ऐसा देखा गया कि 15% तक हमें मिल जाता है। तो अगेन ये श्योरिटी नहीं है, फिर भी अगर हम देखना चाहते हैं तो हम कोई भी सिर्फ कैलकुलेटर ऑनलाइन उठा सकते हैं और उसमें वैल्यूज डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज डालता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% डालता हूँ, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये कम और ज्यादा हो सकता है, और मैं टाइम 30 ईयर्स डाल देता हूँ, तो ये अमाउंट 14 करोड़ 1,96,012 रुपीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अगर पहले ही हमारा गोल अचीव हो जाता है तो क्या करें? ओके, तो मान लेते हैं कि 20 साल की उम्र में आपने अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना स्टार्ट किया था 10,000 रुपए 30 सालों के लिए, और हमें पता था कि 15% के हिसाब से
हमें 14 करोड़ रुपए के आसपास मिलने थे, और हो सकता है कि 3 साल से पहले ही मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाए और आपके 14 करोड़ रुपए बन गए हो। तो अब सवाल आता है कि हम रुकें, पैसे और बढ़ने दें या फिर विड्रॉ कर लें। तो आंसर मेरी समझ से ये है कि हमें नहीं पता कि मार्केट आगे बढ़ेगी या कम होगी। तो जब गोल अचीव हो गया है तो लालच क्यों करनी, पैसे निकाल लो और एफडी में डाल दो, खत्म करो और अपनी लाइफ जियो। क्वेश्चन नंबर 15, पैसे निकालने पर हमें टैक्स कितना लगे? 2018 से पहले अगर कोई भी 1 साल तक अपने पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन 2018 के बाद यूनियन बजट अमेंड हुआ, गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया और इस पर भी टैक्स लगना स्टार्ट हो गया। तो अगर हम अब इससे बंद करवा लेते हैं, 1 साल से पहले ही पैसे निकाल लेते हैं, तो प्रॉफिट्स में हमें 15% का टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा सेस और सरचार्ज तो है ही। और अगर 1 साल के बाद हम पैसे निकालते हैं तो 1 लाख से जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसमें हमें 10% का टैक्स देना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग सरचार्ज और सेस। तो आइए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 2 नवंबर 2021 में सिप स्टार्ट करी थी 5,000 रुपए की, और 1 साल होने से जस्ट एक दिन पहले 31 अक्टूबर 2022 को आप सिप के सारे पैसे निकाल लेते हैं। तो सवाल ये है कि आपका कितना टैक्स होगा। अब क्योंकि हमारी सिप हर महीने की है और हम 12 महीने पैसे दे चुके हैं, यानी 12 × 5,000 = 60,000 रुपए हम दे चुके हैं, और लेट्स से कि उस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए हो चुकी। तो क्योंकि हमने साल से पहले ही पैसे निकाल लिए हैं तो ये गवर्नमेंट की नजरों में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो हमें 15% का टैक्स देना पड़ेगा अपने गेन पर। तो हमारा गेन हुआ, जो हमें पैसे मिले थे 1 लाख रुपए माइनस 60,000 रुपीज जो हमने पैसे इन्वेस्ट करे थे, यानी गेन हुआ 40,000 रुपए। तो 15% ऑफ 40,000 इज 6,000 रुपीज, और यही हमारा टैक्स है। लेकिन अगर हम पैसे 31 अक्टूबर 2022 के बजाय 5 नवंबर 2022 को निकालते हैं, यानी हमने पैसे 1 साल के बाद निकाले, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और हमें 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर अभी हमारे सिप की वैल्यू 1 लाख रुपए ही है तो सरकार बोलती है कि 1 लाख से ऊपर जो हमारा गेन होगा उस पर हमें 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस केस में तो हमारा गेन ही 40,000 रुपए है, जिसका मतलब है कि हमें 0 टैक्स देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में आई होप मैंने काफी डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और हो सका तो मैं कोर्स ही बना दूंगा इन्वेस्टिंग पर, जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है। अगर इंडेक्स फंड के बारे में आप और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया है उन्हीं से सीखिए। तो जॉन बॉगल की एक बहुत ही अच्छी बुक है, द लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग।